वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे BSPHCL टेक्नीशियन पेपर का मॉक टेस्ट सेट 1। दोस्तों, यह वीडियो हमारे द्वारा इसलिए बनाया जा रहा है ताकि ये 11 जुलाई को जो पेपर आप लोगों का हुआ था BSPHCL का, उससे लगभग इन्हीं वीडियो से 35 प्लस मार्क्स आपको देखने को मिले हैं। इसलिए मैंने इन सेट को बनाने का निर्णय लिया है ताकि आपको 2 से 3 दिन में ये 10 सेट आप लोगों को मिल जाए और आने वाले एग्जाम में जिनके होने वाले हैं वे इन वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। तो जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वह भी इन वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किस मोटर को चालू करने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है डीसी शंट मोटर को चालू करने के लिए। दोस्तों, इन वीडियो में मैंने एक्सप्लेनेशन भी लेके आया है ताकि आप देखकर लाभ उठा सके। ये सारे एक्सप्लेनेशन ही से भी प्रश्न बन रहे हैं जो कि मैं पढ़ूंगा नहीं, केवल आपको दिखा दूंगा। आप वीडियो पॉज करके इन एक्सप्लेनेशन को आप देखकर आप पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं से प्रश्न बन रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। हमारा अगला प्रश्न है, एक आदर्श मीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? तो यह शून्य होता है और इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेंगे वीडियो पॉज करके। हमारा अगला प्रश्न है, मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन का उपयोग क्यों मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है अल्टरनेटर के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, एक शुद्ध इंडक्ट सर्किट में पावर फैक्टर क्या होता है? तो यह होता है 0। दोस्तों, मैं इसलिए आपको एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपका एग्ज़ाम शुरू हो गया है और मुझे जल्द से जल्द आपको 10 सेट को पूरा करना है ताकि आप लोगों का जिनका एग्ज़ाम बचा हुआ है वे लाभ उठा सके। इसलिए मैं जल्दी जल्दी इन प्रश्नों को पढ़ रहा हूं और आपको आंसर बताते चल रहा हूं। आप एक्सप्लेनेशन को वीडियो पॉज करके देख लेंगे क्योंकि इन्हीं एक्सप्लेनेशन से आपके प्रश्न बन रहे हैं। इसलिए जितना हो सके इन एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ेंगे और क्वेश्चन देखते चलेंगे। चलिए मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रैक यानी ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट एक डैश डिवाइस है। तो यह है बायोडायरेक्शनल। हमारा अगला प्रश्न है, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है मीडियम रेजिस्टेंस को मापने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, एक 50 हर्ट्ज 6 पोल इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस स्पीड क्या है? तो इसका जो स्पीड है 1000 RPM होता है। हमारा अगला प्रश्न है, IE नियमों के अनुसार अर्थ वायर का रंग क्या होना चाहिए? तो यह हरा होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, आप एक्सप्लेनेशन को वीडियो पॉज करके पढ़ते चलेंगे क्योंकि इन्हीं से आपका प्रश्न बन रहा है। हमारा अगला प्रश्न, एक अल्टरनेटर में वोल्टेज रेगुलेशन को निर्धारित करने के लिए किस विधि का सबसे सटीक माना जाता है? तो वह विधि है जीरो पावर फैक्टर विधि। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में कौन सा लॉस लोड के साथ बदलता है? तो वह है कॉपर लॉस। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी मोटर AC और DC दोनों सप्लाई पर चल सकती है? तो यह चल सकती है यूनिवर्सल मोटर। दोस्तों, इन एक्सप्लेनेशन से ही प्रश्न बन रहे हैं और जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ वे सारे के सारे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि मैं जो 10 सेट लेके आने वाला हूँ उसमें 35 प्रश्न पूछे गए हैं 11 जुलाई के पेपर में। इसलिए जितना हो सके इन वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। हमारा अगला प्रश्न है, किसी कंडक्टर का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? तो यह नहीं करता है वोल्टेज पर। हमारा अगला प्रश्न है, कैपेसिटेंस की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई होती है फैराडे। हमारा अगला प्रश्न है, एक स्टार कंटेक्ट सिस्टम में न्यूट्रल वायर में करंट कितना होता है यदि लोड संतुलित हो? तो यह होता है 0। आप एक्सप्लेनेशन को वीडियो पॉज करके पढ़ते चलेंगे, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करते हुए जा रहा हूँ। एक शुद्ध साइन वेव का पिक फैक्टर कितना होता है? तो यह होता है 1.414। हमारा अगला प्रश्न है, फ्यूज वायर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है निम्न गलनांक और निम्न प्रतिरोध का। हमारा अगला प्रश्न है, एक DC जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या कार्य है? तो इसका कार्य होता है AC को DC में बदलना। हमारा अगला प्रश्न है, पावर ट्रांसमिशन लाइनों में
सेग का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है सपोर्ट लेवल और कंडक्टर के निम्नतम बिंदु के बीच का अंतर। हमारा अगला प्रश्न है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है? तो इसमें वाइंडिंग होती है एक। हमारा अगला प्रश्न है, एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड की आवश्यकता होती है? तो यह 4 डायोड की आवश्यकता होती है। इन्हीं एक्सप्लेनेशन से आपके प्रश्न बन रहे हैं, इसलिए जितना हो सके इन एक्सप्लेनेशन को डिटेल में पढ़ें और क्वेश्चन को देखते चलेंगे, और हो सके तो अपने दोस्तों में भी इन वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि 11 जुलाई में इन्हीं वीडियो से आपके प्रश्न पूछे गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंक्रोनस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? तो यह होता है 0। हमारा अगला प्रश्न है, स्किन इफेक्ट किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है फ्रीक्वेंसी, कंडक्टर का व्यास और कंडक्टर की प्रागम्यता पर, यानी सभी पर। हमारा अगला प्रश्न है, बैटरी की चार्जिंग स्थिति की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वह उपकरण है हाइड्रोमीटर का। हमारा अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या इंगित करता है? तो यह इंगित करता है उसकी इंसुलेटिंग क्षमता को। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच मैग्नेटिक कपलिंग को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? तो यह बेहतर बनाया जा सकता है कम रिलेक्टेंस वाले कोर का उपयोग करके। दोस्तों, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और आप लोगों को आंसर बताते चल रहा हूं, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सके और मैं जल्दी से जल्दी उन सभी 10 सेट को आप लोगों के सामने लेकर आ सकूं। हमारा अगला प्रश्न है, पावर सिस्टम में डाइवर्सिटी फैक्टर का मान हमेशा डैश होता है? तो इसका मान हमेशा 1 से अधिक होता है, और डाइवर्सिटी फैक्टर के बारे में आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, किस रिले में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है? तो वह रिले है स्टैटिक रिले। हमारा अगला प्रश्न है, वेव वाइंडिंग का उपयोग किस प्रकार की मशीनों में किया जाता है? तो वह किया जाता है हाई वोल्टेज और लो करंट वाले मशीनों में। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप पढ़ते चलेंगे, इन्हीं एक्सप्लेनेशन से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं और एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं। एक बीजेटी यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में सबसे अधिक डोपिंग किस क्षेत्र में होता है? तो यह होता है एमीटर में। हमारा अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम की तुलना में कॉपर एक बेहतर कंडक्टर क्यों है? तो यह इसलिए है क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता कम है, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, कॉपर की विद्युत प्रतिरोधकता एल्युमिनियम से कम होती है, जिसका अर्थ है कि यह समान आकार के लिए करंट को अधिक आसानी से प्रभावित होने देता है। ये सारे एक्सप्लेनेशन आपके एग्जाम में बन रहे हैं इन्हीं से, तो आप देखते चलेंगे। एक स्क्वायर वेव का फॉर्म फैक्टर कितना होता है? तो यह होता है 1.0। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए आप इन प्रश्नों को देखते चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, इंडक्शन मोटर में रोटर फ्रीक्वेंसी का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र होता है FR बराबर S/F। जहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है, ये एक्सप्लेनेशन आप देखते चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, बुक कीपिंग ऑफ एनर्जी किस उपकरण द्वारा की जाती है? तो यह किया जाता है एनर्जी मीटर के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा सर्किट ब्रेकर हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो यह है SF6 सर्किट ब्रेकर का। हमारा अगला प्रश्न है, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदला जा सकता है? तो यह बदला जा सकता है इसके सीरीज में एक उच्च प्रतिरोध जोड़कर। दोस्तों, ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि जो मैं 10 सेट लेके आने वाला हूँ उसमें 35 प्लस प्रश्न 11 जुलाई को पूछे जा चुके हैं, इसलिए जितना हो सके आप इन प्रश्नों को देखें, क्योंकि 10 सेट में आपके भी एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाएंगे, इसलिए जितना हो सके अपने दोस्तों में भी इन वीडियो को शेयर करें। हमारा अगला प्रश्न है, सिंक्रोनस मोटर में भी कॉर्बेस किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो यह संबंध दर्शाता है फील्ड करंट और आर्मेचर करंट पर। दोस्तों, मैं आंसर बताते चल रहा हूं, अब मेरे पास कम समय है आप लोगों को 10 वीडियो लेके आने के लिए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बताते चल रहा हूं। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में कॉगिंग क्या है? तो यह है रोटर और स्टेटर के दांतों का मैग्नेटिक रूप से लॉक हो जाना। हमारा अगला प्रश्न है, LVDT क्या मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो यह विस्थापन मापने के लिए उपयोग किया जाता है। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ते चलेंगे दोस्तों वीडियो पॉज करके। कौन सा लेप लगभग मोनोक्रोमेटिक प्रकाश देता है? तो यह देता है सोडियम वेपर लैंप। हमारा अगला प्रश्न है,
एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में क्या स्थिर रहता है? तो यहाँ स्थिर रहता है फ्रीक्वेंसी। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए किस सामग्री में ये गुण होने चाहिए? तो वह होता है उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक में। हमारा अगला प्रश्न है, एक स्टेपर मोटर उपयोग कहाँ किया जाता है? तो यह उपयोग किया जाता है प्रिंटर और रोबोटिक्स में। हमारा अगला प्रश्न है, केल्विन ब्रिज का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो यह बहुत कम मान का प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों ये सब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ते चलेंगे, ये क्वेश्चन आपके बनेंगे, इसलिए जितना हो सके एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते चलेंगे वीडियो पॉज करके। अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम पे कार्य करता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक FET मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, क्या है? तो यह है एक वोल्टेज नियंत्रित डिवाइस। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप पढ़ते चलेंगे। यदि किसी लैंप पर 230 वोल्ट और 100 वाट लिखा है तो 100 वाट क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है खपत की गई शक्ति। हमारा अगला प्रश्न है, 3 फेज सप्लाई में फेजों के बीच कितना फेज अंतर होता है? यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा और इसका सही उत्तर आप देख रहे होंगे 120 डिग्री होगा। ये आप याद कर लेंगे। सीरीज रेजोनेंट सर्किट में इम्पीडेंस डैश होता है, तो यह होता है न्यूनतम। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप पढ़ते चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, अंडरग्राउंड केबलों में इंसुलेशन परत के ठीक ऊपर कौन सी परत लगाई जाती है? तो यह लगाई जाती है मेटेलिक शीट। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी मोटर की गति किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो यह व्युत्क्रमानुपाती है फ्लक्स की। हमारा अगला प्रश्न है, रिलेक्टेंस का व्युत्क्रम क्या होता है? तो इसका व्युत्क्रम होता है परमीएंस। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए आप इसे याद कर लेंगे। इलेक्टेंस का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? परमीनेंस होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सीलिंग फैन में आमतौर पर किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? तो यह है परमानेंट कैपेसिटर मोटर का। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि 10 वीडियो में जो लेके आऊँगा उन वीडियो से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। इसलिए जितना हो सके आप इन वीडियो को देखें और अपने दोस्तों में भी इन वीडियो को शेयर करें। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर के रोटर में दी जाने वाली सप्लाई कौन सी होती है? तो यह होती है डीसी सप्लाई। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वोल्टेज दुगनी कर दी जाए और फ्रीक्वेंसी आधी कर दी जाए तो कोर में अधिकतम फ्लक्स क्या होगा? तो यह होगा 4 गुना हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्लगिंग क्या है? प्लगिंग क्या है? तो यह है मोटर को तेजी से रोकने के लिए एक ब्रेकिंग विधि। दोस्तों मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और आप लोगों को आंसर दिखाते चल रहा हूँ ताकि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सके। हमारा अगला प्रश्न है, एक आइडियल करंट सोर्स क्या है? तो यह है जिसका आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। हमारा अगला प्रश्न है, थर्मल पावर प्लांट की कुल दक्षता लगभग कितनी होती है? तो यह होती है 30 से 40%। हमारा अगला प्रश्न है, एक साइन वेव के लिए RMS मान और औसत मान का अनुपात क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है फॉर्म फैक्टर। हमारा अगला प्रश्न है, HRC फ्यूज रिवाइवल फ्यूज की तुलना में बेहतर क्यों है? क्योंकि इसकी रप्चरिंग क्षमता अधिक होती है, यह तेज़ी से काम करता है, यह उम्र के साथ खराब नहीं होता है, यानी उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, 2 वोल्ट मीटर विधि का उपयोग 3 फेज पावर को मापने के लिए कब किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है संतुलित और असंतुलित दोनों लोड के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, पीएन जंक्शन डायोड में डिप्लीशन लेयर क्यों बनती है? तो यह इसलिए बनता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों और होल्स के पूर्ण संयोजन के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक स्केलर राशि है? तो यह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमारा अगला प्रश्न है, एक अच्छे इंसुलेटर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस क्रम का होता है? तो यह होता है 10 का पावर 12 ओम मीटर के बराबर होता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप पढ़ते चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर ऑयल का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है इंसुलेशन और शीतलन दोनों। हमारा अगला प्रश्न है, ससेप्टेंस किसका व्युत्क्रम है? तो यह है रिएक्टेंस का। हमारा अगला प्रश्न है,
यदि एक डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग खुल जाए तो क्या होगा? तो यह होगा मोटर बहुत तेज गति से चलेगी। हमारा अगला प्रश्न है, किस मोटर का पावर फैक्टर सबसे खराब होता है? तो यह है शेडेड पॉल मोटर का। हमारा अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रिक आर्क को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका आवश्यक है निम्न वोल्टेज और उच्च करंट का आवश्यक है। हमारा अगला प्रश्न है, सोलर सेल किस सामग्री से बने होते हैं? तो यह बने होते हैं सिलिकॉन का। हमारा अगला प्रश्न है, कोरोना लॉस को कैसे कम किया जा सकता है? तो इसे कम किया जा सकता है बंडल कंडक्टरों का उपयोग करके। हमारा अगला प्रश्न है, एक सर्किट में रिएक्टिव पावर को कौन सा घटक खपत करता है? तो यह करता है इंडक्ट और कैपेसिटर दोनों। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव डीमैग्नेटाइजिंग कब होता है? तो यह होता है जब लोड का पावर फैक्टर 0 लैगिंग हो। हमारा अगला प्रश्न है, अमीटर फ्लोअर कॉन्फ़िगरेशन का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है कॉमन कलेक्टर। हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन आप पढ़ते चलेंगे क्योंकि इन्हीं एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन बनते हैं और आपके आने वाले एग्जाम में बनेंगे भी। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज दोगुना कर दिया जाए तो समान पावर ट्रांसफार्मर के लिए लाइन लॉस कितना हो जाएगा? तो यह हो जाएगा 1/4। हमारा अगला प्रश्न है, डाइक का उपयोग मुख्य रूप से किसे ट्रिगर करने के लिए किया जाता है? तो इसे किया जाता है ट्रैक के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, पर यूनिट सिस्टम का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ है गणना को सरल बनाना, विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर विश्लेषण को आसान बनाना, ट्रांसफार्मर के कारण होने वाले परिवर्तनों को समाप्त करना। ये दोस्तों यानी इस प्रश्न का सही भी उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। हमारा अगला प्रश्न है, एक संधारित्र किससे बने होते हैं? तो यह बना होता है दो इंसुलेटर जो एक कंडक्टर द्वारा अलग किया जाता है। दोस्तों इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि इन्हीं प्रश्नों से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। क्योंकि 11 जुलाई को जो मैंने देखा है प्रश्न, तो मैं जो 10 वीडियो लेके आने वाला हूँ उन्हीं प्रश्नों से आपको प्रश्न पूछे गए हैं। लगभग 35 प्लस प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए मैं इन वीडियो को आपको सामने लेके आ रहा हूं इन प्रश्नों को, ताकि आप देखकर आप लाभ उठा सकें और अपने दोस्तों में भी इन वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। हमारा अगला प्रश्न है, एक स्टेप डाउन चॉपर का आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से डैश होता है। तो यह होता है कितना? तो यह होता है कम। हमारा अगला प्रश्न है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का स्केल कैसा होता है? तो यह होता है गैर रैखिक। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार की वायरिंग सबसे सुरक्षित और विश्वसनीय मानी जाती है? तो यह मानी जाती है कंड्यूट वायरिंग। हमारा अगला प्रश्न है, सिंक्रोनस मोटर को पावर फैक्टर सुधार के लिए कब उपयोग किया जाता है? तो यह उपयोग किया जाता है जब यह ओवर एक्साइटेड हो। हमारा अगला प्रश्न है, किसी चुंबकीय पदार्थ की धारणशीलता क्या दर्शाती है? तो यह दर्शाती है चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद शेष चुंबकत्व। हमारा अगला प्रश्न है, आप एक्सप्लेनेशन को वीडियो पॉज करके पढ़ते चलेंगे क्योंकि कम समय में हमें ज़्यादा प्रश्न दिखाना है आप लोगों को, इसलिए मैं जल्दी जल्दी स्क्रॉल करता जा रहा हूँ। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग कैसे बनाया जाता है? तो यह बनाया जाता है एक सहायक वाइंडिंग और कैपेसिटर का उपयोग करके। हमारा अगला प्रश्न है, एक करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को कभी भी खुला क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? तो इसे इसलिए खुला नहीं छोड़ना चाहिए कि सेकेंडरी में खतरनाक रूप से उच्च वोल्टेज उत्पन्न होगा। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो इसकी वाणिज्यिक इकाई है किलोवाट घंटा। हमारा अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, एक सर्किट ब्रेकर की मेकिंग कैपेसिटी उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी से डैश होती है, तो यह अधिक होती है। हमारा अगला प्रश्न है, हिस्टैरिसीस लॉस किस पर निर्भर नहीं करता है? तो यह परिवेश का तापमान पर निर्भर नहीं करता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक हाइड्रो पावर प्लांट में सर्ज टैंक का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है पेन स्टॉक में वाटर हैमर प्रभाव को कम करना। हमारा अगला प्रश्न है, किसी इंसुलेटर पर क्रीपेज दूरी क्या है? तो यह है इंसुलेटर की सतह के साथ कंडक्टर और अर्थ के बीच का सबसे छोटा पथ। हमारा अगला प्रश्न है, एक एससीआर को कैसे बंद किया जा सकता है? तो इसे बंद किया जा सकता है एनोड करंट को होल्डिंग करंट से नीचे लाकर। हमारा अगला प्रश्न है,
यदि एक डीसी मोटर का बैक ईएमएफ अचानक शून्य हो जाए तो क्या होगा? तो यह आर्मेचर बहुत अधिक करंट खींचेगा और जल सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस लैंप का जीवन काल सबसे लंबा होता है? तो वह है एलईडी लैंप। हमारा अगला प्रश्न है एक ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर टैंक का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है तेल के विस्तार और संकुचन के लिए जगह प्रदान करना। हमारा अगला प्रश्न है 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप निगेटिव कब हो सकती है? तो यह हो सकती है जब रोटर की गति सिंक्रोनस गति से अधिक हो। हमारा अगला प्रश्न है एक लॉजिक गेट जिसका आउटपुट 1 होता है केवल तब जब सभी इनपुट 0 हो, वह कौन सा गेट है? तो वह गेट है नॉर गेट। हमारा अगला प्रश्न है फेरेंटी प्रभाव किस कारण से होता है? तो यह होता है लाइन के कैपेसिटेंस के कारण। हमारा अगला प्रश्न है विद्युत चुम्बकीय की कोर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री कौन सी है? तो वह है सॉफ्ट आयरन। हमारा अगला प्रश्न है एक आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस कितना होता है? तो यह होता है अनंत। हमारा अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का टॉर्क वेट अनुपात डैश होता है? तो यह होता है ऊंच। तो दोस्तों यहीं पे हमारा ये वीडियो समाप्त होता है, सेट 1 समाप्त होता है, जो कि आपको एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के साथ हैं। इसमें से लगभग आपको 5 से 7 प्रश्न पूछे गए थे और मैं टोटल 10 वीडियो इस तरह का लेके आऊँगा जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि 10 वीडियो से 11 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 35 प्रश्न पूछे गए थे। इसलिए मैं इस वीडियो को आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं ताकि आप जल्द से जल्द इन वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। मैं लगभग 2 से 3 दिन में आपको इन वीडियो को प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब हम मिलेंगे आपके से अगली वीडियो में अगले सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।